हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री एकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस में नया ऐड हुआ है जो मध्य प्रदेश MPPSC 2020 का सिलेबस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो भी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। हर चीज़ में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन रेटिंग, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूजेस इन्वायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ। मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना, कुछ ऐसा साइंस यूज़ करना जिससे जो भी ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो एंथ्रोपोजेनिक वे से हो रहे हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट कम किया जा सके। तो ये ब्रॉडली 6-7 चीज़ों में डिवाइडेड हैं कि ऐसा क्या करें जो इको फ्रेंडली है। तो रिसाइकल कर लेते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स यूज़ करें क्योंकि प्लांट बेस्ड मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होंगे। रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ ऐसी चीज़ें करें कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो। रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एनर्जी इफ़िशियंसी के ऊपर काम करें और लो इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दें। तो ये है एक ब्रॉड एस्पेक्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का। अब इसको हम लोग करंट अफेयर्स की नज़रों से देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है या कौन कौन सी नई नई चीज़ें हो रही हैं रिगार्डिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिसाइकलिंग से। ओवर 75% ऑफ वेस्ट वी जनरेट इज़ रिसाइकलेबल, बट वी इन इंडिया रिसाइकल जस्ट अबाउट 30%। सबसे बड़ा मुद्दा है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं वो वैसे भी बहुत हानिकारक हैं इन्वायरमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है तो इसके अंदर मरकरी भी होता है, बेरिलियम भी होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो गई तो उसमें कैडमियम होता है, जो LCD स्क्रीन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बार जब आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है और आप अपना प्रोडक्ट फेंक देते हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और फिर पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच एनफोर्सेज द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर EPR principle, the producers have been made responsible to collect a certain percentage of e-waste generated from their goods once they have reached their end of life. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब ये प्रोड्यूसर के ऊपर है, ये प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो बना रहे हैं वो उन प्रोड्यूसर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ परसेंटेज ई वेस्ट का वो कलेक्ट करें, ई वेस्ट का कुछ परसेंटेज वो कलेक्ट करें, रिसाइकल करें। ये प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगा, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट विल सून बी सेटअप इन भोपाल, मध्य प्रदेश। इंडिया की पहली ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित होगी, जहाँ पे सेग्रीगेशन होगा वेस्ट का, जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे रिसाइकल किया जाएगा, उन वेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में। तो इस तरह की ई वेस्ट क्लिनिक बनेगी भोपाल मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं नेशनल रिसोर्स इफ़िशियंसी पॉलिसी पर। ये बिल्कुल एकदम करंट का टॉपिक है। इट इज़ लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द एम्फेसिस इज टू बी लेड अपॉन रीयूजिंग एंड रीजनरेटिंग रिसोर्सेज as much and as long as possible so as to make the resources sustainable। जब तक हो सके आप रिसाइकल करिए, रीयूज़ कीजिए रिसोर्सेज को, ठीक है। टारगेट क्या है? ट्रांजिशन टू ज़ीरो वेस्ट बाय कन्वर्टिंग सॉलिड वेस्ट टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन होता ही है, हम सबको पता है। ये ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये गीला कचरा हमें ग्रीन बॉक्स में फेंकना है और सूखा कचरा ब्लू बॉक्स में फेंकना है। तो सेग्रीगेशन तो होता ही है सॉलिड वेस्ट का। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे है कि सॉलिड वेस्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में तब्दील करना है। प्रमोशन ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग।
जो एल्यूमिनियम वेस्ट है उनको रिसाइकल करना है। और क्रिएशन ऑफ जोनल स्क्रैप कलेक्शन सेग्रीगेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर, कुछ ऐसे सेंटर स्थापित करना है जहाँ पे स्क्रैप का कलेक्शन हो सके, सेग्रीगेट हो सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। अब ग्रे वाटर, ये ग्रे वाटर टर्म 2020 का एकदम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है। ग्रे वाटर एक्चुअली होता है वेस्ट वाटर, जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, जो किचन सिंक इन सब में यूज़ होता है, उसे कहते हैं ग्रे वाटर। इट इज़ वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक्स, शावर्स एंड लॉन्ड्री फिक्चर्स, कुड बी यूज फॉर गार्डनिंग, फायर फाइटिंग एंड अदर सच पर्पजेज। ये जो हम हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं हमारे, जहाँ पे हम लोग बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं, किचन में, सिंक में, नहाते समय, इस पानी को कलेक्ट किया जा सकता है और उसका यूज़ किया जा सकता है। फायर फाइटिंग में यूज़ किया जा सकता है, गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस पानी को कहते हैं ग्रे वाटर। प्लांट बेस्ड मटेरियल हम लोग यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। मशरूम बेस्ड पैकेजिंग इज़ बायोडिग्रेडेबल, मेकिंग इट अ फार ग्रीनर ऑप्शन देन कॉमनली यूज्ड स्टाइरोफोम एंड पोलीथाइलीन, सिंस मशरूम हैज़ एन इनहेरेंट ग्लूइंग प्रॉपर्टी विच कुड बी यूज्ड इन पैकेजिंग। अभी रिसेंटली बेंगलोर में एज अ स्टार्टअप इसको शुरू किया गया है, जहाँ पे ये जो सामान को पैक करने के लिए जो स्टाइरोफोम यूज़ होता है उसकी जगह मशरूम यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मशरूम आसानी से बायोडिग्रेडेबल है। अब यूज़ ऑफ बायोफ्यूल, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। बायोफ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। बायोफ्यूल का क्यों यूज़ करना है? क्योंकि बायोफ्यूल जो है 56 to 86% कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है। बायोफ्यूल बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल। तो इस बायोफ्यूल के भी कई वैरायटी हैं, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए। बायोडीज़ल है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल। बायो इथेनॉल है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो इथेनॉल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न एंड शुगर केन using fermentation process. Biogas produced by anaerobic decomposition of organic matter. Biobutanol, the energy content in butanol is the highest among the other gasoline alternatives. It is produced by fermentation of starch. तो बायोडीज़ल, बायो इथेनॉल, बायोगैस, बायोब्यूटेनॉल, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है उनको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो एक जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस क्या होती है? जब आप किसी थर्मल पावर प्लांट अगर आप देखें तो उसकी चिमनी से जो गैस निकलती है उसमें वो मतलब मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपोनेंट का, तो उसको कहते हैं फ्लू गैस, और उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की तरफ सरकार ने बल दिया है कि इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स। फ्लू गैस इज कंबशन एग्जॉस्ट फ्रॉम पावर प्लांट। किसी पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर कंटेंट अच्छा खासा रहता है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम लोग सल्फर कंटेंट को रोक सकते हैं या सल्फर कंटेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। द मेजर SO2 इमिशन हॉटस्पॉट इन इंडिया आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, याद रखिएगा सिंगरौली इन मध्य प्रदेश मेजर SO2 इमिशन हॉटस्पॉट है। नेव्याली एंड चेन्नई इन तमिलनाडु, तलचर एंड झारसुगुड़ा इन उड़ीसा, कोरबा इन छत्तीसगढ़, कच्छ इन गुजरात, रामागुड़म इन तेलंगाना एंड चंद्रपुर एंड कोराडी इन महाराष्ट्र। उसके अलावा कुछ और पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस के बारे में देखते हैं। India had successfully taken the challenge of complete phase out of hydrochlorofluorocarbon, which is a chemical used by foam manufacturing enterprises by 1st January 2020। जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका अपना अच्छा खासा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी होता है, प्लस ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। तो भारत सरकार ने इसी साल 1 जनवरी 2020 से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बैन कर दिया है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वेरी पोटेंट ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस,
हैज़ ऑलरेडी बैंड इन इंडिया फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, रेफ्रिजरेटर में या एसी में एक टाइम पे यूज़ हुआ करता था। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और इंडिया में बैन हो चुका है। अब BS6 स्टैंडर्ड्स, भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड दैट व्हीकल मेकर must manufacture, sell and register only BS6 vehicles from 1st April 2020. The BS6 fuel will bring down sulfur content by 5 times from the current BS4 level. It has 10 ppm of sulfur as against 50 ppm in BS4. BS6 स्टैंडर्ड का मेन काम क्या है? इसका मेन काम यह है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स ये बहुत बड़े पॉल्यूटिंग एजेंट हैं। तो BS6 का काम क्या है? इनको कंटेन करना कि बहुत ज़्यादा सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा ना हो पाए। सल्फ़र इन द फ्यूल contributes to fine particulate matter emission. High sulfur content in the fuel also leads to corrosion एंड वियर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। अगर सल्फ़र ज़्यादा होगा फ्यूल में तो उससे वियर एंड टीयर भी ज़्यादा बढ़ जाता है ऑटोमोबाइल इंजन का। विद BS6 फ्यूल फॉर एवरी 1 किलोमीटर अ कार विल एमिट 80% लेस पार्टिकुलेट मैटर एंड नियरली 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इससे पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 है, PM 1.0 है, इनकी भी संख्या कम होगी, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड तो कम इमिट होगी ही। तो ये है BS6 स्टैंडर्ड्स के फ़ायदे। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस पर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर क्या क्या हो रहा है, हालांकि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सब कुछ तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो मेन चीज़ें जो करंट में बहुत ज़्यादा रहती हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे नेशनल ग्रीन मिशन। इट हैज़ द मैंडेट ऑफ रिवाइविंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विथ अ फोकस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, thereby enhancing carbon sinks in sustainably managed forest. नेशनल ग्रीन मिशन का काम यह है कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उनका सुधार करना, एफॉरेस्टेशन करना। ठीक है, फॉरेस्ट अगर अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कार्बन सिंक बढ़ेगा। फॉरेस्ट जो है कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं तो कार्बन सिंक इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब कार्बन सिंक इंक्रीज़ होगा तो कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। पेट्रोल और डीजल से ट्रांजिशन करना है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उसके लिए एक पॉलिसी आई थी फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 विद द ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। The scheme has 4 focus area: viz technology development, demand creation, pilot projects and charging infrastructure. तो मेन चीज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल से हम लोग ट्रांजिट करें और इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनाएं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और इसके जो फोकस एरियाज़ हैं वो यही है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा सके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़ाई जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भाई ये चार्ज कहाँ पे होंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला टॉपिक आता है, ये वैसे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर है या जो पशुपालन है, यानी कैटल रियरिंग, लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस जो भी कहते हो, उसमें 3 तरह की गैसेस इमिट होती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ब्रॉडली ये 3 तरह की गैसेस इमिट होती हैं और तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इनको कैसे कम किया जा सकता है, हम लोग ऐसा क्या एग्रीकल्चर और क्या लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस में क्या तब्दीलियाँ लाएं कि इन गैसेस के इमिशन को हम लोग कम कर सकें। इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू कट 18% ऑफ इट्स एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक बाय इम्प्लीमेंटिंग फॉलोइंग मेजर्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया जो है 18% तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल कर सकता है अगर वो इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाए। तो किस तरह की वो देखते हैं। तो पहला है ज़ीरो टिलेज। टिलिंग मतलब होता है जुताई खेतों की।
तो कहा जा रहा है कि भाई जुताई मत कीजिए, ज़ीरो टिलिंग रखिए। दिस प्रैक्टिस हैज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल। टिलिंग मेक सॉइल पोरस विच रिजल्ट्स इन फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। इसमें यह है कि जब हम जुताई करते हैं सॉइल की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं या जो अर्थवॉर्म होते हैं, एक तो वो मर जाते हैं। दूसरी बात, सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि सॉइल बहुत पोरस हो जाती है। जब पोरस हो जाती है सॉइल, तो सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि अब एयर ज़्यादा मात्रा में जा रही है सॉइल में। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे तो क्या रिलीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ज़ीरो टिलिंग पर बल दिया जा रहा है। नाउ सेकंड क्या है? इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन कैन ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम फील्ड अप्लाइड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। द बेस्ट वे इज़ टू एडजस्ट फर्टिलाइज़र रेट्स टू कोइंसाइड विथ प्लांट नीड्स। ये जो भी हम लोग NPK फर्टिलाइज़र डालते हैं वो या तो कई बार लीच हो जाते हैं, बह जाते हैं और पानी किसी वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और कई बार बिकॉज ऑफ सर्टेन एनाएरोबिक कंडीशन ये नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कितने अमाउंट में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र किसी फील्ड में डालना है। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो हमें बताता है कि भाई हमारे सॉइल में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वाटर यूज्ड इन पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन यानी राइस कल्टीवेशन, आप जानते हैं कि वहाँ पे फील्ड को पूरी तरीके से पानी से भर दिया जाता है जहाँ पे चावल की खेती होती है। तो वाटर लॉग्ड फील्ड्स इन पैडी कल्टीवेशन एमिट्स मीथेन विच इज़ 25 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस दैन कार्बन डाइऑक्साइड। जब पानी से भर दिया जाएगा पैडी फील्ड को, तो एक एनाएरोबिक कंडीशन पैदा होती है, जिसकी वजह से मीथेन गैस का इमिशन और सीक्रेशन जो है संभव हो जाता है। तो इसके लिए किया क्या जा रहा है कि भाई ड्राई राइस फार्मिंग हैज़ नाउ बीन प्रमोटेड। ड्राई राइस फार्मिंग या अपलैंड फार्मिंग, यहाँ पे क्या है कि पानी वाटर लॉग्ड फील्ड हम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कम से कम पानी में या ड्रिप इरिगेशन में भी चावल की खेती हो सकती है। CH4 इमिशन यानी कि मीथेन इमिशन फ्रॉम रूमिनेंट्स, बिकॉज सच इमिशन मीन द एनिमल हैज़ नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फीड टू प्रोड्यूस मीट और मिल्क। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो भी एनिमल रियरिंग होती है, पशुपालन होता है, ये जब चारा खाते हैं और चारा इनके पेट में जाता है, तो इनके पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं इनके गट में जो मीथेन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिर्फ यही पूरे कहानी है। तो इनके चारा में अगर बदलाव किया जाए यूजिंग हाई ग्रेन राशन, एडिंग फैट और ऑयल और टू राशन एंड यूजिंग हायर क्वालिटी फोराज, रिप्लेसिंग ग्रास है विथ अल्फा अल्फा, कैन ऑल्सो रिड्यूस इमिशन ऑफ CH4 पर यूनिट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। मतलब अगर इनके चारे में, इनके खान पान में अगर बदलाव किया जाए, भाई हाई प्रोटीन फोराज मिले इनको, अल्फ़ा अल्फ़ा मिले, ठीक है, खाने को, जो कि हालांकि बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हों तो मीथेन इमिशन बहुत कम हो सकता है। A policy introduced in 2015 made neem coating of urea compulsory to reduce nitrous oxide emission. नीम कोटेड यूरिया बहुत ही फेमस पॉलिसी थी ये सरकार की, जहाँ पे यूरिया को नीम से कोट कर दिया जाएगा। तो इससे दिक्कतें कुछ होंगी नहीं, इससे होगा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन कम हो सकता है। MS स्वामीनाथन ने भी नीम कोटिंग यूरिया का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये एक स्कीम है। हालांकि ये एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, लेकिन क्या है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप मतलब किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। भाई मेन काम ये है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होना चाहिए, मेन काम ये है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, मेन काम ये है कि कार्बन सिंक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। बहरहाल परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड ये एक स्कीम है अंडर नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज लॉन्च्ड इन 2012। इस समय इस स्कीम का साइकिल 3 चल रहा है।
फ़ेज़ 1 हो चुका, फ़ेज़ 2 हो गया, फ़ेज़ 3 पर आ गए। ये नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफ़िशियंसी की बिल्कुल फ्लैगशिप स्कीम है। तो इस स्कीम को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एकदम मास्टर प्लान है मोदी गवर्नमेंट का। इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म in which sectors are assigned efficiency targets. The industry which successfully surpass the assigned target are given incentives in form of energy saving certificates. इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी इफ़िशियंट होना चाहिए। एनर्जी इफ़िशियंट मतलब हम कम एनर्जी यूज़ करें और आउटपुट उतना ही दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ये पुराने बल्ब आते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब, जो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, उनको हटाएं, एलईडी यूज़ करने लगे, तो भाई काम तो उतना ही हुआ हमारा, लेकिन एनर्जी कम लगी। कम एनर्जी में उतना ही काम हो रहा है, यानी हम ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंट हो गए। अब हमें एनर्जी की डिमांड अगर कम है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जनरेशन भी उसी हिसाब से होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी हिसाब से बर्न होगा, क्योंकि जो हमारी 56-57% जो एनर्जी नीड है वो तो कोल से पूरी होती है। कोल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पॉल्यूशन होगा। तो अगर हम लोग कम से कम एनर्जी खर्च करें या एनर्जी इफ़िशियंट हों, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी उस हिसाब से कम होगा। इतना क्लियर है ना। अब इन्होंने क्या किया कि जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स थे, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, अपना थर्मल पावर प्लांट हो गए, इन सबको एक इफ़िशियंसी टारगेट दे दिया। ठीक है, इट इज़ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इन विच सेक्टर्स आर असाइंड इफ़िशियंसी टारगेट, कि भाई आपको 70% इफ़िशियंसी के साथ काम करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, द इंडस्ट्रीज विच सक्सेसफुली सरपास द असाइंड टारगेट्स आर गिवन इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को मैंने कहा कि 70% इफ़िशियंसी के साथ आपको काम करना है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 80% इफ़िशियंसी के साथ काम किया, तो अब उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको कहते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसी तरह पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जो पावर एक्सचेंज, जो मान लीजिए एनर्जी का जो मार्केट है, वहाँ पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री बढ़िया परफॉर्म करेगी तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर कोई इंडस्ट्री बेकार परफॉर्म करेगी, मान लीजिए 70% टारगेट है और 60% ही परफॉर्म किया, तो अब वो 10% कंपनसेट करने के लिए उस इंडस्ट्री से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदेगी जिसने बेहतर परफॉर्म किया है। तो खरीदेगी तो जो बेहतर परफॉर्म की है जो इंडस्ट्री, उसको पैसे मिलेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उन इंडस्ट्री को जो बेहतर एनर्जी इफ़िशियंसी के साथ काम करते हैं। ये क्लियर है। दीज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेबल एट 2 एनर्जी एक्सचेंजेस, दैट इज़ पावर एक्सचेंज इंडिया एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जैसे कि मैंने बताया कि पावर एक्सचेंज इंडिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे इनको खरीदा और बेचा जा सकता है। भाई जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान आपने कार्बन ट्रेडिंग देखी होगी, बस उसी तरीके से है ये। जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो ख़राब परफॉर्म करेगा वो बंदा उस अच्छा परफॉर्म करने वाले से सर्टिफिकेट खरीदेगा जिसका कुछ मार्केट रेट होगा। तो जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो इंसेंटिवाइज होगा क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। ठीक है, those industries which fail to achieve the assigned efficiency targets can buy the ES certs from any of the 2 energy exchange। ठीक है, पैट साइकिल 1, ये परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, इसकी जो साइकिल 1 थी वो 2012 से 2015 तक थी, वॉज अप्लीकेबल ऑन 8 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर। फिर पैट साइकिल 2 जो 2016 से 2019 तक चली, इसमें 3 नए सेक्टर जोड़े गए, पेट्रोलियम रिफाइनरी, डिस्कॉम एंड रेलवेज़। फिर पैट साइकिल 3 जो अभी वर्तमान में चल रही है 2017 से 20, इसमें 116 नई यूनिट्स और जोड़ी गई हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि 1.06 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट तक हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो डाउट भी पूछिए कमेंट सेक्शन में। अब आगे चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा इको फ्रेंडली तो कोई टेक्निक है नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट है सेटअप
an ambitious target of achieving 175 gigawatt renewable energy capacity by 2022. 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्स से 2022 तक, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दावा है, ऐसा प्रयास है. अंडर रिन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन RPO, bulk purchasers like DISCOM, open access consumers and capacitive users are required to buy a predetermined fraction of their electricity from renewable resources. भाई ये कह रहा है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डिस्कॉम हूँ, MPEB का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. भाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है कोई MPEB, ठीक है, ये आ गई डिस्कॉम. अब इसको इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करना है. ये इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करेगी तब तो छोटे छोटे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसको इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करना है. ये कहाँ से परचेज़ करेगी? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो जेनकोज होंगी, जो जनरेशन कंपनीज़ होंगी, ठीक है. ये आ गई अपनी जनरेशन कंपनी. अब इस डिस्कॉम को इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करना है, ठीक है, इस कंपनी से. फॉर एग्ज़ाम्पल इसे 100 यूनिट की ज़रूरत है कि भाई 100 यूनिट जो है, मैं ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, यहाँ से मैं 100 यूनिट ख़रीद लेता हूँ और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाकी घरों में, जैसे हमारे घरों में बिजलियाँ आती हैं. तो सरकार कह रही नहीं, आपको 100 यूनिट पूरा कोल बेस्ड पावर प्लांट से नहीं ख़रीदना है, ठीक है. आप 70 यूनिट खरीदिए या 80 यूनिट खरीदिए, बाकी की बची हुई 20 यूनिट आप किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ख़रीदें. फॉर एग्ज़ाम्पल 20 यूनिट आप सोलर एनर्जी से ख़रीद लें, या हाइडल पावर एनर्जी से ख़रीद लें, या विंड एनर्जी से ख़रीद लें, मतलब कोई भी रिन्यूएबल सोर्स से. तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स मौजूद रहें, वो एनर्जी प्रोड्यूस करें, ताकि जो बल्क परचेजर्स हैं, जैसे डिस्कॉम हो गया या जो भी कंपनियां हो गई, ठीक है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से भी पावर ख़रीद सकें, पूरी तरह से कोल पर डिपेंडेंट ना हो. ये उद्देश्य है. अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन पर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इट एम्स टू जनरेट 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाई 2022. 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 2022 तक और 175 गीगावाट सारे रिन्यूएबल एनर्जी को मिलाकर, ठीक है. 70% सब्सिडी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड 30% इन अदर रीजन. किसी और जगह आप सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट लगाएंगे तो 30% की सब्सिडी मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगाएंगे तो 70% की मिलेगी. इतनी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, बहुत सस्ते में पड़ रहे हैं ये पावर प्लांट. इसका मतलब गवर्नमेंट जो है आपको आपको इंसेंटिव दे रही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट लगाएं. प्रमोशन ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट. बहुत सारे सोलर पार्क बन रहे हैं. अभी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट रीवा में बना है 750 मेगावाट का, ठीक है. FDI अप टू 100% इज़ अलाउड वाया ऑटोमेटिक रूट. ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब दुनिया के हर कोने से कोई भी इंसान निवेश कर सकता है सोलर एनर्जी में, पूरी तरीके से खुला है, 100% ओपन है, वाया ऑटोमेटिक रूट. ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए सोलर एनर्जी में, ये गवर्नमेंट चाहती है. अब ये इंडिया के टॉप 5 सोलर पावर प्लांट देख लेते हैं. तो एक तो जोधपुर में है ये भाडला सोलर पावर प्लांट, 2245 मेगावाट की कैपेसिटी है. इसके अलावा रीवा सोलर पावर पार्क देख लीजिए, 750 मेगावाट की. फिर कुरनूल में है, फिर ये कर्नाटका में है पावागढ़, और फिर उसके बाद तमिलनाडु में कमूठी सोलर प्रोजेक्ट. इनको एक बार देख लीजिएगा, ये सारे अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं. तो इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा. अब रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में और क्या कर रही है सरकार? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुरुग्राम इज़ क्रिएटेड एज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ एपेक्स बॉडी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. भाई सोलर एनर्जी पर रिसर्च करने के लिए, सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट ही खोल दिया गया है गुरुग्राम में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है. फिर रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम. अंडर दिस remote village electrification program, under this program the villages where electrification
through normal grid cannot be done by the State Power Corporation Limited due to certain reasons are being electrified through solar lighting. For example, Salijipalli village in Andhra where entire electrification was done by solar power. भाई इसमें यह है कि जो भी रिमोट विलेजेस होते हैं जिनको नॉर्मल ग्रिड से या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे ग्रिड सिस्टम ही नहीं बन सकता, वहाँ पे सब स्टेशन नहीं बन सकते, तो वहाँ तक उनको कैसे इलेक्ट्रीफाई किया जाए, वहाँ तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए। तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा रही है सोलर लाइटिंग के बदौलत। सोलर पैनल्स वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं और सोलर एनर्जी से लाइटिंग दी जा रही है। तो ऐसा ही इंडिया में पहला गांव है जो सालीजीपल्ली है, जो आंध्र प्रदेश में है, जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है और सोलर पावर से चल रहा है। इसमें एक नई चीज़ है हार्नेसिंग ऑफ शोर विंड एनर्जी। ऑफ शोर विंड एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर आप समुद्र के तट पर, ओपन लैंड में नहीं, समुद्र के तट पर या कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर बोलें, वहाँ पे अगर आप कोई विंड पावर प्लांट लगाते हैं तो उसको कहते हैं ऑफ शोर विंड एनर्जी। It is marked by installation of windmill within exclusive economic zone of country. Exclusive economic zone EEZ जो तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है, वही अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एक तरह से रीजन है, वहाँ पे अगर विंड मिल लगाया जाए तो उसको ऑफ शोर विंड एनर्जी कहते हैं। ऑफ शोर विंड एनर्जी ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल विंड मिल। रीज़न ये है कि एक तो विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है ओशियन में, और एक एवरेज स्पीड बनी हुई रहती है, मतलब स्पीड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत कर रहा है। फिर अगला देखते हैं वेस्ट टू एनर्जी। अ वेस्ट टू एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्लांट कन्वर्ट्स म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। जो भी सॉलिड वेस्ट हमें मिला, इससे बेहतर कि वो लैंड को डिग्रेड करे या कुछ करे, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए। भाई अगर सॉलिड वेस्ट आपके पास है, आप कहीं ना कहीं लैंडफिल में उसे फेंकोगे या उसको जलाओगे, इंसिनरेट करोगे, तो बाय एनी वेज ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो क्यों ना वेस्ट से एनर्जी बनाई जाए। ठीक है, द एनर्जी प्लांट वर्क्स बाय बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड यूजिंग द हीट टू मेक स्टीम। द स्टीम देन ड्राइव्स अ टर्बाइन दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, वेस्ट को हीट करेंगे तो स्टीम हीट होगी, टरबाइन घूमेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बर्निंग वेस्ट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मटीरियल दैट वुड प्रोबेबली बी बरीड इन लैंडफिल्स। बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय अबाउट 80%। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होगा कि एक तो वेस्ट का वॉल्यूम कम होगा, दूसरी बात ये जो हम लोग नॉर्मली लैंडफिल्स में फेंकते हैं, जो जिससे फिर बहुत सारे गैसेस का इमिशन होता है, लैंड डिग्रेड होता है, पॉल्यूशन होता है, बीमारियां फैलती हैं। उससे बेहतर है वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन। अगला टॉपिक है एनर्जी इफ़िशियंसी। ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक क्यों है? इसका रीज़न है टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल मुझे 100 यूनिट एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि पावर जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं वो भी 100 यूनिट ही एनर्जी प्रोड्यूस करें। अगर कहीं पे भी लूप होल है, चाहे वो प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या मेरे यूसेज में, इसका मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में एग्रीगेट ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं या बिजली की चोरी हो रही है, तो मतलब बिजली बन रही है 100 यूनिट, पहुंच रही है 50 यूनिट। ठीक है, लेकिन 100 यूनिट बिजली को बनाने के लिए कोयला भी तो उतना ही बर्न हुआ, तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो तो वेस्ट होती जा रही है। तो हमारी कोशिश ये रहे कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो उतनी ही हम लोग कंज्यूम करें या उसके आसपास, एटलीस्ट 70% 80%। हम लोग तो 50% भी नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, इसलिए एनर्जी इफ़िशियंसी ज़रूरी है। तो इसका सबसे जो कॉमन इसका उपाय है वो है उजाला स्कीम। इट एम्स टू प्रमोट इफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी एट द रेजिडेंशियल लेवल and aggregating demand to reduce the high initial cost, thus facilitating higher uptake of LED lights by residential users. It may be noted that the scheme was initially labeled as Domestic Efficient Lighting Program and was relaunched as Ujala. उजाला स्कीम के तहत जो वो पुराने बल्ब आते थे
इनकेंडेंसेंट टाइप, उनको हटा दो, एलईडी लाइट यूज़ करो। ये क्या करेगी, कम एनर्जी खाएगी, एनर्जी की खपत कम होगी। ठीक है, एनर्जी की खपत कम होना मतलब, और काम उतना ही होना मतलब एनर्जी इफिशिएंट। ठीक है, ये एक तो उजाला स्कीम है। पैट स्कीम के बारे में हम लोग वही परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये हम लोग बहुत आराम से देख चुके हैं। इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इन्हेंस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग द एनर्जी इफिशियंसी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग विच कैन बी ट्रेडेड। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं पैट स्कीम के बारे में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। तो इसमें यह है कि एनर्जी इफिशियंसी, इफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, फिर एक और एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। ये हम लोग जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इन स्कीम्स को बहुत आराम से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर दो योजनाएं आती हैं, एक तो बचत लैंप योजना है और दूसरी है सीप, सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम। बचत लैंप योजना के तहत वही ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इसकी नोडल एजेंसी है। बचत लैंप योजना के तहत जो है एलईडी लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ये कोशिश की जा रही है। जो सीप है, इट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू ब्रिंग एक्सेलरेटेड मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सुपर एफिशिएंट अप्लायंसेज बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल स्टिमुलस। यहाँ पे मार्केट को इनकरेज किया जा रहा है कि आप ऐसे अप्लायंसेज बनाइए जिनकी एनर्जी कम से कम कंज्यूम करें, जिनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसे अप्लायंसेज आ रहे हैं ना मार्केट में जिनकी 5 स्टार रेटिंग है, वो एनर्जी काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें मार्केट को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है सीप के तहत। ठीक है, अब आता है लास्ट अपना लो इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चर भी हो जाएं और उसका दुष्प्रभाव वातावरण पे कम से कम पड़े। तो द ग्रीन कंपनीज ग्रीन को रेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एक ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम चालू हुआ है इंडिया में। ठीक है, द सिस्टम इवेल्युएट्स द कंपनीज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ऑफ देयर एक्टिविटीज़ यूजिंग अ लाइफ साइकिल अप्रोच। कौन सी इंडस्ट्री कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उस हिसाब से उस इंडस्ट्री को रेटिंग मिलेगी। द लाइफ साइकिल अप्रोच कंसीडर्स प्रोडक्ट डिज़ाइन, मटीरियल यूज, प्रोक्योरमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट यूज, डिस्पोजल एंड रीसाइकलिंग। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल, राइट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू इट्स रीसाइकलिंग, ये सब कुछ एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, और फिर उस कंपनी को ग्रीन रेटिंग मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की पहल है, ये करंट में है, इस पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं ग्रीन बिल्डिंग में। एनर्जी इफ़िशिएंट बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिनकी डिज़ाइन कुछ ऐसी हो कि वहाँ पे कम से कम एनर्जी खर्च हो। इसमें बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे इको निवास बन रहे हैं। इको निवास क्या, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए है। फिर उसके बाद ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग एक बहुत मतलब एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यह है कि उस बिल्डिंग की डिज़ाइन ऐसी रहे, उस बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें फिट हों जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलें और वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करें। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC हैज़ कम आउट विथ नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग। ठीक है, मतलब वो बिल्डिंग जितनी, जहाँ पे एनर्जी की खपत जितनी हो उतना ही वो प्रोड्यूस भी करें। जाहिर सी बात है, सोलर पैनल वगैरह भी फिट होंगे उस बिल्डिंग में। तो दिस स्कीम इज़ इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग स्टार्ट विथ एनर्जी कॉन्शियस डिज़ाइन। उस बिल्डिंग की डिज़ाइन ऐसी हो कि वो कम से कम एनर्जी की खपत करे। इसका एग्जाम्पल है इंदिरा पर्यावरण भवन इन न्यू दिल्ली इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद द एडॉप्शन ऑफ सोलर पैसिव डिज़ाइन एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग मटीरियल। तो ये इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में, ये एक इंडिया की पहली नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग है। मतलब ये एनर्जी की खपत जितनी करती है उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दैट्स वाई इट इज़ नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट्स टू बी रेटेड अंडर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह दैट हैज़ सेट स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी एम्यूलेटेड बाय अपकमिंग बिल्डिंग्स। ठीक है, ये भी गृह भी एक रेटिंग असेसमेंट है कि भाई वो मतलब उस बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, वो बिल्डिंग एनर्जी इफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है,
ये पूरा ये हम लोग रियल एस्टेट पे आ गए, ये कंस्ट्रक्शन में आ गए हम लोग। ऑल राइट, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एनर्जी इफ़िशिएंट कैसे बन सकती है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक कैसे यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से पॉल्यूट कर सकता है। इसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ हम लोग कर रहे हैं किसमें, रोड कंस्ट्रक्शन में। इन 2015 the Indian government made it mandatory for all road developers in the country to use plastic waste for road construction. After राजगोपालन वसुदेवन को जो है प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक से रोड बनाने की प्रक्रिया को खोजा था। A professor from Madurai Tyagaraja College of Engineering laid out a process of building roads by recycling plastic waste. प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना है और रोड के कंस्ट्रक्शन में लगा देना है। रोड्स यूजिंग श्रेडेड प्लास्टिक्स वे आर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट बाय मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सो फार इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर देन 500 किलोमीटर्स ऑफ रोड विच आर 7 मीटर्स वाइड। तो अभी तक मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लगभग 500 किलोमीटर रोड ऐसी बना चुकी है जिसमें प्लास्टिक एज वन ऑफ द मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, अब ये मॉक मीट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उदयपुर बेस्ड गुड डॉट्स वेजिटेरियन ब्रांड मेक्स स्ट्रिप्स ऑफ बोनलेस रेड मीट दैट हैव अ फर्म टेक्सचर एंड आर मेड फ्रॉम सोया फ्लावर, पी प्रोटीन, किनुआ फ्लावर, राइस फ्लावर एंड फ्लैक्स सीड पाउडर। मतलब ये मीट नहीं है, ये है वेजिटेरियन ही, लेकिन इसको कुछ बनाते इस तरह से हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे सोया का आटा और फिर किनुआ का आटा और ये सारी चीज़, मटर का प्रोटीन और ये सारी चीज़ें मिला जुला के कुछ बनाते हैं। ऐसा है कि इसका टेस्ट जो है मीट जैसा आता है। तो भाई इसमें क्या खास बात है ऐसी। एनिमल एग्रीकल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 14.5% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन। जैसे कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एनिमल रियरिंग होती है या जो कैटल रियरिंग होती है, लाइव स्टॉक जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उनकी रियरिंग जो है काफ़ी महंगा पड़ती है इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो यदि आपको कभी मटन खाना है तो उसके लिए आपको गोट को रियर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है उसमें, बहुत ज़्यादा चारा वेस्ट होता है, प्लस वो बहुत ज़्यादा मीथेन गैस भी इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो उनका गट होता है, जो पेट होता है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जैसे ही घास जाती है उनके पेट के अंदर वो मीथेन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है जो मीट जैसा टेस्ट देगा और इको फ्रेंडली भी है, और ये न्यूज़ में भी था। तो इट इज़ अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव फॉर मीट लवर्स, जो मीट जैसा स्वाद लेना चाहते हैं लेकिन इको फ्रेंडली भी हैं, इन्वायरमेंट से प्यार भी करते हैं, तो वो ये मॉक मीट खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी नया टॉपिक था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिली होंगी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग अब इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी हैं, फॉलो करें, और कोई भी सुझाव हो, शिकायतें हो तो साझा करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।